तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ले आउट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें मैंने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। कल का वीडियो भी मैंने सेंड किया था। According to accounting standard 3 revised, it means कि we have to prepare cash flow statement from 3 activities. One is operating, second one is investing, third one is financing. And then after we sum total of A plus B plus C means A for operating और B का मतलब था investing और C का क्या था financing. So तीनों को ऐड करने पे जो नेट आता था लास्ट में तो लिखते थे नेट इंक्रीज अगर पॉजिटिव होता था या नेट डिक्रीज नेगेटिव होता था इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। देन आफ्टर वी ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो क्या आता था दोनों को ऐड करने पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इट शुड बी मैच्ड विद द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन इन द बैलेंस शीट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने बताया था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्या था बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं इंक्लूड करना है। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखवाया होगा, आप देखोगे जो मैंने लिखवाया था बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। करेंट इन्वेस्टमेंट था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज था या ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद था चेक इन हैंड, इसके बाद चेक इन हैंड या ड्राफ्ट इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड या मतलब डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े कि हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैंने कल बताया था पूरा लेआउट, आज हम एक एक करके लेआउट बताएंगे। ऑपरेटिंग का लेआउट पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग जब समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा, जब फिनिश हो जाएगा ऑपरेटिंग का तब हम लोग इन्वेस्टिंग के आगे बढ़ेंगे। एक साथ सारा बताएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज और आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। जैसे बताएंगे जो जो स्टेप बताएंगे आप वही स्टेप फॉलो करोगे, क्योंकि सबसे जो लेंथी स्टेप है वो सिर्फ एग्जाम में तो ऑपरेटिंग का आंसर दे दिया था, सिर्फ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करना था। मतलब बोर्ड भी आप लोगों को नंबर देने के लिए प्लान करता है किस तरीके से, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको वही आंसर लिख देना था, सिर्फ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग लिखना था, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन को अच्छे से। तो पहले ऑपरेटिंग सिखा देते हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर जैसा ही क्वेश्चन आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फटाफट आप लोग नोट करते जाओ इसको साथ में। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज केवल हम अकेले यही सिखा रहे हैं, इसलिए हमने ऊपर हेडिंग लिखा है। अगर क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा डायरेक्टली, सो इसका मतलब हमें तीनों एक्टिविटीज प्रिपेयर करना, तो तीनों एक्टिविटीज से प्रिपेयर करना होगा। ऑल एक्टिविटीज को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसके लिए हेडिंग ही हो जाएगा ऊपर कैश फ्लो ऑपरेटिंग, और डेट में लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, डेट में यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, जैसे कल बताया था, कल के फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसको हम लिखते हैं नोट नंबर 1 के थ्रू। यानी जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसको हम पहले यहां लिखेंगे। नोट नंबर 1 का मतलब हुआ कि कैसे ये हमारा एनपीबीटी आया, इस अमाउंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के ठीक नीचे कैलकुलेट करते हैं। याद रखो कहां कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के ठीक
नीचे हम लोग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया एनपीबीटी कह लो इससे, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले ये लिखेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा ये, ऐड। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है, हम सिर्फ आपको रटवाएंगे पहले, जब स्टेप रट जाएगा तो आपके अंदर फ्लो आ जाएगा कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, ऐड। ऐड पे क्या लिखेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद हम लेस करेंगे एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको हम माइनस करेंगे। सो माइनस का क्या हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। माइनस करने पे जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप याद करोगे, स्टेटमेंट याद करोगे, जो जो बता रहे हैं। सबसे पहले एनपीबीटी पर नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, तो ठीक रिवर्स इसका देखो लेस है, ठीक रिवर्स है, एक्सपेंसेस ऐड है तो इनकम लेस है, याद हो जाएगा। अगर एक स्टेटमेंट याद हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नॉन कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो हमारा पैसा आया ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहीं तक सबसे बड़ा दिक्कत होता है, ये 3 स्टेप अगर जिसको आ गया समझ लो ऑपरेटिंग में फिर कुछ बचा नहीं है ज्यादा। और वो आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे इसका, जैसे कल लेआउट बताया था पूरा ओवरऑल कैश फ्लो का, आज सिर्फ ऑपरेटिंग का बता रहे हैं। पहले आप इससे लर्न करोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा अपने हिसाब से, किताब छोड़ दो। ठीक है, किताब में पढ़ोगे तो परेशान रहोगे। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एड decrease in current assets and increase in current liability। आप ऐड करोगे, क्या ऐड कर रहे हो, डीसीए एंड आईसीएल, शॉर्ट में क्या करोगे, डीसीए यानी डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। हाँ, मतलब एक एक करके ऐड करेंगे, अभी आप स्टेप याद रखो कि क्या ऐड करना है। ठीक है, डीसीए और आईसीएल, यानी डीसीए का ठीक उल्टा, डिक्रीज इन करंट एसेट है ऐड, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा। ठीक है, बट ध्यान रखना होगा कि करंट एसेट्स में से कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो हम लास्ट में लिखते हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में लिखते हैं तो वो यहां नहीं यूज करेंगे। और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहा जाता है फाइनेंसिंग में, ठीक है, तो वो नहीं लिखेंगे। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन में क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, तो टैक्स को कहां लिखते हैं, वो यहां से रिलेटेड है, यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को करंट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉलम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये नोट कर सकते हो अपने पास कहीं कि करंट एसेट में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटी में से शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन विल नॉट बी कंसीडर्ड इन डिक्रीज एंड इंक्रीज कॉलम। ठीक है, अब इसके बाद लेस करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज in current assets and decrease in current liability। ठीक है, अब इसको माइनस करने पे जो आएगा
ठीक है। सो इन सबको करने के बाद जो आएगा, अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव अगर आंसर आता है तो उसको कहते हैं जनरेटेड। क्या जनरेटेड? कैश जनरेटेड। जनरेट होना मतलब फ्लो, इनफ्लो होना। जब इनफ्लो होगा इट विल बी रिटन एज कैश जनरेटेड। और अगर माइनस में आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड। लिखेंगे कैश यूज्ड कब? जब माइनस में आएगा। ठीक है। सो हम लोग यहां लिख रहे हैं, कोई भी एक चीज होगा हम जनरेटेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, यूज नहीं ले रहे हैं। यूज का मतलब समझ में आ गया? या लिख दें? चलो, कैश जनरेटेड फ्रॉम, जनरेटेड फ्रॉम होगा, या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये कब? अगर पॉजिटिव है तो जनरेटेड और नेगेटिव है तो यूज, यानी जनरेटेड वर्ड पॉजिटिव के टाइम और यूज्ड नेगेटिव के टाइम लिखेंगे। ये भी आपको हिंट दे रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना है? नेट कैश जनरेटेड। ठीक है, तो नेट कैश जनरेटेड के लिए अगर क्वेश्चन में टैक्स का इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, लेस पेमेंट कैश जनरेटेड फ्रॉम या ऑब्लिक यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर केवल प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? सो अब लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर टैक्स। ठीक है, जितना टैक्स पेड करेंगे उसको माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम यहां पर मेन कॉलम में। तो ये जो आंसर आएगा, ये भी जब ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में चांस बनता है कि नहीं? सो ये भी तुम्हारा या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। तो इसको लिखेंगे नेट। यहाँ पे टैक्स माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेट से लिखेंगे। सो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप करना पहले स्टेप, अभी लर्न हो जाएगा। लिख लो, you take this screenshot students। वही चीज है। ठीक है, अन्य अमृता screenshot again। Yes sir। Mute your mic। Okay, so students now start again cash flow from operating activities। तो स्टेप याद रखो। ठीक है, क्या कहना चाहिए हमको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी। शॉर्ट में याद करो एनपीबीटी। और इसको किस नंबर से दिखाओगे? नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या आएगा? इन सबका एक्सप्लेनेशन अलग बताएंगे, लेकिन पहले आप इसे याद करो। तो एनपीबीटी में नोट नंबर सबसे दोनों के अंदर चेंजेस, ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। अभी नहीं याद होगा तो नहीं, पहले स्टेप एकदम फ्लो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि एंटिटी एट नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम
नॉन कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड DCA एंड ICL मींस डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर एक याद है दूसरा याद हो जाएगा। ऐड कर लो डिक्रीज इन करंट एसेट तो लायबिलिटी में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो लेस क्या होगा, ठीक रिवर्स हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, जैसे इतना हम सॉल्यूशन करते हैं आ जाता है हमारा कैश जनरेटेड या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और माइनस करेंगे टैक्स। जब टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो आप फटाफट इतना लर्न कर लिए आप सभी लोग। पूछे एक एक लोग से पूछा जाए। अरे एकदम बड़ा सिंपल है, देखो याद करने का तरीका, हमारी बात समझो याद हो जाएगा। ऐड क्या कर रहे हो, बस एक लाइन इसका याद करो, दिमाग लगाओ, दूसरा इसका ठीक उल्टा होगा। फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट याद करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कभी कभी आपको क्वेश्चन में, ध्यान से समझो, समटाइम्स इन द क्वेश्चन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इटसेल्फ वुड बी गिवन। जब ये दिया होगा तो आपको सिर्फ यहीं से करना है। तो हो सकता है इस साल एग्जाम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दे, हो सकता है कि इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया, लास्ट ईयर टोटल यही दे दिया था, बोर्ड में बता रहे हैं लास्ट ईयर यही दिया था। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हो सकता है कि इस साल बोर्ड एग्जाम में ऐसा आ जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया जो कि यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, तो वो सॉल्व हो जाए। लेकिन आपको अपने से तो पूरा तैयार करके चलना है क्योंकि प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा उसको पूरा आता है तीनों। ठीक है, सो यहां तक लर्न कर लिया। अब इसके बाद DCA ICL और ICA DCL खत्म, फिर टैक्स माइनस करोगे नेट कैश आ जाएगा। टैक्स माइनस करने से पहले सिर्फ कैश होता है, नेट कैश नहीं लिखते उसमें, जनरेटेड या यूज्ड। क्लियर है? आप लोग ऑब्जर्व कर लो एक बार, देख लो, याद हो जाएगा। चलो ठीक है, जया जायसवाल। सर हाँ, तो आप बताओ ये सारा स्टेप बिना देखे। बोलो जया, अरे तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन, हम तुम्हें थोड़ी देख रहे हैं, देख कर ही बताओ। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करने पे क्या स्टेटमेंट आएगा ये जरूरी है बताना। ओके ऐड सर। करने पे क्या आ रहा है? यस सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये स्टेटमेंट लर्न करना है अच्छे से, गलती नहीं लिखना है। देन डिक्रीज इन करंट एसेट एंड decrease in current liability and then less। इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। वेरी गुड, इसके बाद टैक्स माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर। NPBT लिखवाने जा रहे हैं, आप उसे ध्यान रखेंगे सभी लोग, इसको इरेज करने जा रहे हैं। पूछ लेंगे, क्यों घबरा रहे हो, अभी पूरा अभी समय बचा है पूछने के लिए। ठीक बेटा ध्यान दो, NPBT जिसे हम नोट नंबर 1, ठीक है। सो NPBT में देखो PRDT ऐसे याद करो, PRDT जल्दी है, याद करने में आसानी है। PRDT अगर ऐसे मैंने बताया तो लर्न हो जा रहा है एक बार में, ठीक। तो P फॉर यहाँ पर प्रॉफिट, R फॉर रिजर्व, D फॉर डिविडेंड एंड T फॉर टैक्स। ठीक है, ध्यान रखो कैसे होगा। PRDT में
So now listen, P और R जो होता है ये रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में होता है बैलेंस शीट में। रिजर्व एंड सरप्लस पता है? रिजर्व का मतलब जितने भी काइंड्स के रिजर्व होंगे, ठीक है, और P का S का मतलब होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्टली दिया है तो आप अलग अलग ना करके रिजर्व एंड सरप्लस पे डायरेक्टली लिख सकते हो, तो आरडीटी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो रिजर्व एंड सरप्लस में कभी कभी 2 साल का दिया होगा तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जो करोगे वो लिखना है, चाहे रिजर्व या प्रॉफिट दोनों का। 2 साल का अगर दिया है तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्लियर है? इसको उल्टा नहीं करेंगे, ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। डिविडेंड में देखो, डिविडेंड तुम्हारे बुक में बैलेंस शीट के बाद बाहर दिया होगा नए बुक में, जिसमें लिखा होगा कि प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड वर्ड होगा। तो प्रपोज्ड डिविडेंड अगर 2 साल का दिया है तो ये कंफ्यूज करने के लिए देगा। ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूं जो बार बार ये नहीं बताएंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड अगर बाहर 2 ईयर का दिया है, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, तो करेंट ईयर से कोई मतलब नहीं, उसको इग्नोर कर देना है। सबसे पहली बात, कौन से ईयर को इग्नोर करोगे? करेंट ईयर से मतलब ही नहीं है प्रपोज्ड डिविडेंड का। ये बाहर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में दिया होगा बैलेंस शीट के बाहर, ठीक है। जो पुरानी किताब होगी 3-4 साल पहले, उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिया होगा, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज्ड डिविडेंड होता था। इसलिए मैंने बोला पुरानी बुक से नहीं पढ़ना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। सो यहां पर जो हम ऐड करेंगे proposed dividend of previous year, कौन सा? प्रीवियस ईयर का डायरेक्टली लिखना है। साथ में अगर से इंटरिम डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। सो इंटरिम डिविडेंड अगर पेड है ड्यूरिंग द ईयर, पेड during the year, yes, during the year means current year, ये दिया होगा। डिविडेंड का ही पार्ट है। अगर क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों दिया है तो प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर का है उसको इसमें ऐड करना है। ये सब ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। तो अब इसके बाद टैक्स, तो टैक्स में जो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। हाँ, अच्छा, लास्ट में हमने अभी ये जो लिखवाया है लेस पेमेंट फॉर टैक्स लिखवाया था ना, उसके आगे मेड लिखवाया है कि मेड हटा दो, पेमेंट फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर होगा, मेड हटा दो। मेड का मतलब होता है कि कितना इस साल प्रोविजन बनाया गया, बट हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो दिखाना होता है जितना हमने पेमेंट किया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो होगा नीचे वो पेड होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे? मेड, ठीक है। हाँ, वहां से मेड हटा दो, केवल पेड होगा। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सो यहां पर समझ में आ गया। कभी कभी इनकम टैक्स रिफंड होता है, अगर इनकम टैक्स रिफंड है तो यहीं पे लेस कर देंगे, बहुत रेयरली मिलेगा। अगर दिया होगा सो लेस इनकम टैक्स रिफंड, अगर होगा तो उसको हटा देंगे टैक्स में से, तब दिखाएंगे, मतलब नेट टैक्स जो है वो दिखाएंगे हम, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं। तो अब याद रखो, शॉर्ट में पीआरडीटी को हम आरडीटी भी कह सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में तुम्हें प्रॉफिट और रिजर्व मिलेगा। जैसे आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट कहां है, सो आपको नोट नंबर लिखा होगा सब हर एक आइटम के सामने। जैसे शेयर कैपिटल के आगे दिया होगा नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2। तो जितना नोट नंबर दिया होगा उस नोट नंबर को बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज किया होगा। उसके अंदर देखोगे कि क्या क्या है। तो कभी भी
प्रॉफिट और रिजर्व 2 साल का दिया होगा तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके जो आएगा उसे दिखाएंगे। फिर हम लोग डिविडेंड में अगर इंटरिम डिविडेंड पेड है तो उसे लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड है तो प्रीवियस ईयर का tax paid during the year made during the क्या होगा, मेड होगा, याद रखो यहाँ पर मेड होगा, तो यही हमारा एनपीबीटी रहेगा, यही हमारा सम कर देंगे तो ये एनपीबीटी होगा। सो यू टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके शिवानी। Yes, sir. बेटा स्क्रीनशॉट टेकन। Yes, sir. ओके सो एक एक लोग बताएंगे।